18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मौर्य वंश के पतन के बाद पश्चिमोत्तर तथा उत्तर भारत में 100 वर्षों तक हिंद यूनान राजाओं ने शासन रहा। पश्चिमोत्तर भारत और उत्तर भारत में 100 वर्षों तक हिंद यूनान राजाओं का शासन रहा। ये क्या? तो ये सही है, ये सही है। दक्षिण भारत में 2200 से 1800 साल पूर्व के बीच चेरो तथा पांड्यों ने शासन किया था। तो ये भी सही, 2200-1800 साल पूर्व के बीच में चेल, चोर और पांड्य ने शासन किया था। दक्षिण भारत में 2200 से 18 साल पूर्व तक किस वंश ने शासन किया? चोल, चेर, पांड्य, तीनों ने। उपयुक्त में से सही आंसर हो जाएगा। गांव शहर का व्यापार दिया गया। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग कितने वर्ष में हुआ था? 3000 वर्ष पूर्व हुआ था। लोहे का प्रयोग 3000 वर्ष पूर्व। लोहे का प्रयोग 3000 वर्ष पूर्व हुआ था। 2500 वर्ष पहले प्रयोग किए जाने वाले लोहे के औजार में क्या शामिल था? हल्का फाल, कुल्हाड़ी। हल्का फाल और कुल्हाड़ी था 2500 वर्ष पहले प्रयोग किए जाने वाले औजारों का क्या शामिल था? हल्का फाल और कुल्हाड़ी। हल्का फाल और कुल्हाड़ी। कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही कथन को चयन करें। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को बिलाला कहा जाता है। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को क्या कहा जाता था? बिलाला कहा जाता था। तमिल क्षेत्र में भूमिहीन मजदूरों को आदिमई कहा जाता था। ये भी सही है, भूमिहीन मजदूरों के आदिमई कहा जाता है। बड़े भूस्वामी को बिलाला कहा जाता है। ये क्या सही हो जाएगा? तमिल क्षेत्र में साधारण हलवाओं को कैडेसियार कहा जाता था। ये गलत है, कैडेसियार नहीं कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, कैडेसियार। जो भूमिहीन मजदूर होते थे उसे उनाबर और भूमिहीन उन क्या कैडिसर कहा जाता था और आदिमई कहलाते थे। 6 दास क्या कहलाते हैं? कैडिसर। भारत के उत्तरी गांव क्षेत्र के गांव के प्रधान को डैश कहा जाता था। उत्तरी गांव क्षेत्र के गांव को प्रधान को क्या कहा जाता था? भारत के उत्तरी गांव क्षेत्र के प्रधान को ग्राम भोजक कहा जाता था। क्या? ग्राम भोजक। निम्नलिखित में से असत्य कथन को चुनना है, तो असत्य कथन लिखें। देश के उत्तरी हिस्सों में गांव के प्रधान व्यक्ति को ग्राम भोजक कहा जाता था। देश के उत्तरी हिस्से में गांव के प्रधान व्यक्ति को ग्राम भोजक कहलाता था। देश के उत्तरी हिस्से में गांव के प्रधान व्यक्ति को ग्राम भोजक कहलाता था। ऑप्शन ये क्या सही है? उत्तरी ग्राम भोजक, ये पद अनुवांशिक पद नहीं था। ग्राम भोज अनुवांशिक पद नहीं था, ये गलत है। था अनुवांशिक पद था ग्राम भोजक। ग्राम भोजक पद आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। ग्राम भोजक तथा अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण वसूलने कार्य भी यही करते थे। वसूलने का कार्य भी यही करते थे। सही है, तो इसमें राइट आंसर कौन हो जाएगा? बी। अनुवांशिक पद नहीं था, पद था। उत्तर भारत में स्वतंत्र कृषक डैश कहा जाता है, तो इसे गृहपति कहा जाता था। उत्तर भारत में स्वतंत्र कृषक को गृहपति कहा जाता था। गृहपति। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को डैश कहा जाता है, तो संगम साहित्य कहा जाता था। तमिल के प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहा जाता था। संगम साहित्य 2300 साल पहले हुआ था। इसकी रचना कितना 2300 साल पहले किया हुआ था। तांबे के सिक्के पर आकृतियों के ठप्पे से बनाए जाने के क्या कहा जाता है? तांबे के सिक्के पर विभिन्न आकृतियों के ठप्पे बनाए जाने के कारण आहत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तांबे के सिक्कों पर आकृतियों के ठप्पे से बनाए जाने के कारण इसे क्या कहा गया? आहत कहा गया। आहत। मथुरा नगर प्रसिद्ध है किस लिए? तो यातायात के लिए, मूर्तियों बनाने के लिए, व्यापार करने के लिए। इनमें उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। कह कि मथुरा नगर गतिविधियों का केंद्र होने का क्या कारण है? तो मथुरा एक धार्मिक केंद्र और यह बौद्ध विहार एवं जैन मंदिर है।
मथुरा क्या था, धार्मिक केंद्र था और यह बौद्ध विहार और जैन मंदिर है यहाँ मथुरा में। यह मूर्तियों का बनाने का केंद्र था मथुरा, ये भी सही है। यहाँ कुषाणों का पहली राजधानी थी, ये नहीं है। कुषाणों, मथुरा कुषाणों की पहली राजधानी नहीं थी। मथुरा अभिलेख में सुनारों, बुनकरों, लोहारों, टोकरी बुनने वाले, माला बुनने वाले और इत्र बनाने का उल्लेख मिलता है। मथुरा अभिलेख में सुनारों हो गया, बुनकरों हो गया, लोहारों हो गया, टोकरी बुनने वाले, माला बुनने वाले और इत्र बनाने का उल्लेख मिलता है। तो इसका सही है। तो 1 2 4 हो जाएगा। 3 क्या है, मथुरा कुषाणों की पहली राजधानी नहीं थी। कुषाणों की मथुरा थी जो दूसरी राजधानी थी। शिल्पकारों और व्यापारी के संघ को क्या कहा जाता है, श्रेणी कहा जाता है। शिल्पकारों और व्यापारी के संघ को श्रेणी कहा जाता था। शिल्प और शिल्पकारों के बारे में कौन सा कथन असत्य है, तो असत्य को चुनना है, गलत को। उपमहाद्वीपीय में उत्तरी भागों में मिट्टी बहुत पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं। उपमहाद्वीप के उत्तरी भागों में मिट्टी के बहुत पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं, जिन्हें उत्तरी काले चमकीला पात्र कहा जाता था। उत्तरी काले चमकीला पात्र कहा जाता था, ये सही है। और दूसरा कह रहा है, उत्तर भारत के कपड़ा महत्वपूर्ण केंद्र मदुरई और दक्षिण में वाराणसी, ये गलत है। कपड़ा का महत्वपूर्ण केंद्र मदुरई और दक्षिण वाराणसी नहीं था। शिल्पकार और व्यापारी का संघ को क्या कहा जाता है, श्रेणी कहा जाता था। शिल्पकार और व्यापारी के संघ की श्रेणी को श्रेणी कहा जाता था। व्यापारी और शिल्पकार के संघ को श्रेणी कहा जाता था, ये सही है। शिल्पकार और व्यापारियों के श्रेणियों का कार्य अलग अलग होता था, दोनों के कार्य अलग अलग होते हैं, ये भी सही है। तो इसमें राइट आंसर कौन हो जाएगा, भारत में उत्तर भारत कपड़ा का महत्वपूर्ण केंद्र मदुरई और दक्षिण वाराणसी में नहीं है। उत्तर भारत में कपड़ा का महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ था, तो वाराणसी था। कहाँ पे, वाराणसी था उत्तर भारत में कपड़ा का महत्वपूर्ण केंद्र। कह रहा है कि सूत काटने और बुनने का नियम संबंधी कथन पर विचार करें। ऊन और पड़ों के छाल, कपास, पटुआ, सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, वृद्धाओं, वेश्याओं, सेविकाओं एवं अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जाता था, ये सही है। ऊन, पाड़े के छाल, कपास, पटुआ, सन की तैयारी करने में किसका, विधवाओं और वेश्याओं, सेविकाओं का अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जाता था, ये बात सही है। जिन महिलाओं को बाहर जाने की अनुमति नहीं थी वो दासियों को भेजकर कच्चे माल मंगवा सकता था, उन्हें यह कानून के अनुसार प्राश्रमिकता मिलता था, तो ये गलत बात है। अगर जो महिला अपना पूरा काम नहीं करती थी उन्हें जुर्माना तौर पर उसके हाथ काट दिए जाते थे, तो ये सही है। ये क्या सही है, जुर्माना तौर पर हाथे काट दिया जाता था। औरतों द्वारा तैयार माल को जांचने के लिए रोशनी रहती थी। अगर निरीक्षक उस औरतों की तरफ देखता या इधर उधर की बात करता तो उसे सजा मिलनी चाहिए, तो ये सही बात है। मॉल की जांच करने की रोशनी के लिए रोशनी रहती थी। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता या इधर उधर की बात करता तो उसे सजा मिलनी चाहिए, ये सही है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अरेक्कीमेडु क्या था, तो ये एक पत्तन था, बंदरगाह था अरेक्कीमेडु। अरेक्कीमेडु पुदुचेरी में है जो था। अरेक्कीमेडु 1900 साल पहले एक क्या था, पत्तन बंदरगाह था। बेरीगाजा या भरूच क्या था, तो ये भी बंदरगाह था, बेरीगाजा या भरूच। करा कि निम्नलिखित में से बेरीगाजा के लिए असत्य कथन का चुनना है, तो चुनेंगे। बेरीगाजा एक समुद्री जहाज था, तो ये भी सही है, समुद्री जहाज था। क्या था, समुद्री जहाज था, ये गलत है। बेरीगाजा एक पत्तन बंदरगाह था। बेरीगाजा शराब, तांबा, टीन, शीश, मूंग, पखराज, सोने चांदी के सिक्कों का आयात होता था, ये सही बात है। हिमालय की जड़ी बूटी, हाथी के दांत, गोमद, सूती कपड़ा, रेशम इत्र से यहाँ से निर्यात होता है, ये भी सही है। राजा के लिए व्यापारी चांदी के बर्तन, गायक, किशोर, सुंदर औरतें अच्छी शराब आदि उपहार के तौर पर लाते थे, तो ये भी सही है।
इसका राइट आंसर केवल एक बेरीगाज एक समुद्री जहाज नहीं था, ये पत्तन था। बेरीगाज से आयात होने वाली वस्तुएं कौन सी थी? तो शराब हो गया, सोना चांदी हो के सिक्के हो गए, मूंगा हो गया। उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। कर सही कथन का चयन करना है तो दक्षिण भारत सोना, मसाले, खासतौर पर काली मिर्च और कीमती पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत किस लिए? तो मसाले, काली मिर्च, ये सब। तो ये सही है। काली मिर्च रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोना के नाम से जाने जाते थे, तो ये भी सही हो जाएगा। तो एक और दोनों क्या हो जाएगा? सही। तमिल शब्द में मूवेंदार का क्या अर्थ है? तो तीन मुखिया। तमिल शब्द में मूवेंदार का क्या अर्थ है? तीन मुखिया होता है मूवेंदार मतलब। 2300 साल पहले दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था? तो चोलचेर पांड्य था। 2300 साल पहले दक्षिण भारत के सबसे शक्तिशाली राजा शासक चोलचेर पांड्य था। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत के राज्यों के संदर्भ में सही कथन को चुनें। तो चोलचेर पांड्य दक्षिण भारत के सबसे शक्तिशाली शासक थे। सही बात है। दक्षिण राज्यों में महत्वपूर्ण केंद्र चोलों के पतन, पुहार और पांड्य की राजधानी मदुरई थी। ये भी सही है। दक्षिण राज्यों में महत्वपूर्ण केंद्र चोला का पतन, पुहार और पांड्य की राजधानी मदुरई थी। चोल की पतन, पुहार और पांड्य की राजधानी मदुरई थी। यह दक्षिण राज्यों का महत्वपूर्ण केंद्र था, पुहार और मदुरई। मुखिया लोग उपहारों के बजाय नियमित कर वसूलते थे। ये गलत बात है। नियमित रूप से, अरे यार, सही कथन को चुनना ना। चोलचेर पांड्य दक्षिण भारत के शक्तिशाली थे। शक्तिशाली माने जाते थे, तो ये सही है। कौन सा सही कथन है? ये तो सही है, ये पुहार पांड्य ही है। ये गलत कौन है? तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं, क्या नियमित के जगह उपहारों के बजाय नियमित कर नहीं उपहार लेते थे, ठीक है ना। दक्षिण राज्यों में नदियों के मैदानी में कावेरी मैदान का सबसे उपजाऊ था, तो ये भी सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कावेरी के मैदान दक्षिण भारत में सबसे उपजाऊ था। सातवाहन वंश के सबसे महान शासक कौन थे? तो गौतमीपुत्र सत्रकर्णी था सातवाहन के सबसे महान शासक। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो कुषाण था, जो सिल्क रूट पर नियंत्रण रखा था। गुप्त वंश के प्रसिद्ध शासक कौन था? तो समुद्रगुप्त था, गुप्त वंश के सबसे प्रमुख शासक था। किस अभिलेख में समुद्रगुप्त के विजयों का इतिहास का विवरण मिलता है? तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में समुद्रगुप्त का विजयों का इतिहास मिलता है। समुद्रगुप्त का विजयों का इतिहास मिलता है प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख में। सही कथन को चयन करना है तो इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त से है। इलाहाबाद किसके लिए है? तो समुद्रगुप्त से है, ये सही है। और इस अभिलेख की रचना समुद्रगुप्त के दरबारी रवि कीर्ति ने किया था? नहीं। इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त से है, लेकिन कौन किया था? गलत दिए गए। तो प्रशस्ति एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा होता है, ये सही बात है। समुद्रगुप्त का महान शासक था, समुद्रगुप्त गुप्त का महान शासक, ये सही था। तो इसमें गलत कौन हो जाएगा? सही 1, 3, 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के संदर्भ में सत्य कथन के चुने। इस अभिलेख में आर्यवर्त के 9 राजाओं की हराकर उन्हें साम्राज्य में मिला लिया था। तो 9 राजा के मिलाकर क्या किया था? तो उन्हें अपने साम्राज्य में मिलाया था। आर्यवर्त के 9 राजाओं के हराकर मिलाया था, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में दिया गया है। ये बात सही है। और कह दक्षिण के 18 शासक आते थे और इन सब शासकों के हराकर समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य में मिला। ये गलत है, 18 शासक थोड़े थे दक्षिण भारत।
वह इलाकों के शासन कुषाण तथा शक शासक के समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार किया। वह इलाकों के शासक कुषाण तथा शक का शासक समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की। समुद्रगुप्त का जो बा इलाके के शासक कुषाण तथा शक शासक समुद्र के अधीनता स्वीकार किया, तो ये बात सही है। पड़ोसी देश असम, तटीय बंगाल, नेपाल, उत्तर पश्चिम के संग जो समुद्रगुप्त की आज्ञा पालन करते थे, तो ये बात सही है। पड़ोसी देश असम हो गया, तटीय बंगाल हो गया, नेपाल और उत्तर पश्चिम के संग जो समुद्रगुप्त की क्या करते थे, आज्ञा का पालन करता था। तो इसमें गलत कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में से किस शासक को बीना बजाते हुए देखा गया, तो समुद्रगुप्त को देखा गया। बीना बजाते हुए किसको देखा गया, समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का कौन सा पहले शासक था जिन्होंने महाराज धीराज की उपाधि धारण किया था, तो ये चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त प्रथम था जो महाधिराज का उपाधि लिया था, चंद्रगुप्त प्रथम। निम्न में से कौन सा कथन गलत है, उसको चुनना है। तो 5800 ईसा पूर्व होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है। 58 ईसा पूर्व है जो प्रारंभ में होने वाले विक्रम संवत के परंपरागत रूप से चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है, ये बात सही है। चंद्रगुप्त प्रथम ने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में शक संवत की स्थापना किया था, तो ये गलत है। शक संवत की स्थापना किया था, ये गलत बात। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों के विजय के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों के विजय के उपलक्ष्य विक्रमादित्य का उपाधि लिया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों के विजय के उपलक्ष्य विक्रमादित्य की उपाधि लिया था, तो ये सही है। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराज धीराज की उपाधि धारण किया था, ये भी क्या है, सही है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों के विजय के उपलक्ष्य विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था, तो ये भी सही है। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था, ये भी सही है। चंद्रगुप्त प्रथम ने शकों के विजय के प्रतीक के रूप में शक संवत की स्थापना किया था। शक संवत के नहीं किया था स्थापना, तो ये गलत हो गया। चंद्रगुप्त ने शकों के विजय के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य लिया था, तो विक्रमादित्य के ऊपर उपाधि कौन लिया था, चंद्रगुप्त द्वितीय। महाराजा धीराज का चंद्रगुप्त प्रथम, याद रखना। विक्रमादित्य की उपाधि लिया था द्वितीय ने, और महाधिराज के चंद्रगुप्त प्रथम ने। निम्न में से हर्षवर्धन के कवि कौन थे, तो बाणभट्ट थे। हर्षवर्धन के कवि बाणभट्ट। हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित की रचना कौन किए थे, तो ये बाणभट्ट के द्वारा किया था। हर्षचरित का कराए कि सही कथन का विचार करें और करना है। तो हर्षवर्धन अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने के बाद थानेसर राजा बने। कहाँ के, थानेसर के राजा बने थे हर्षवर्धन, ये बात क्या है, सही है। उनके बहनोई गृह बर्मा कन्नौज के शासक थे। उनके बहनोई गृह बर्मा कहाँ के शासक थे, तो कन्नौज के शासक थे हर्षवर्धन के, ये भी बात सही है। गृह बर्मा की मृत्यु के पास कन्नौज को अपना अधीन कर लिया, तो ये भी सही है। गृह बर्मा की मृत्यु के पास कन्नौज का अपना अधीन कर लिया, ये भी बात सही है। हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी के पार कर ढक्कन में चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय करा, ये गलत बात है, ये नहीं हराया था। उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया था हर्षवर्धन को, पुलकेशिन द्वितीय ने। करा कि असत्य कथन को चुनना है। तो पल्लवों की राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास क्षेत्रों में कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, ये बात सही है। पल्लवों की राज थी जो उसकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से कावेरी नदी डेल्टा तक फैला हुआ था। पल्लवों का कावेरी नदी डेल्टा तक। चालुक्य का राज्य कृष्ण और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। चालुक्य का राज्य था जो किसके बीच, कृष्ण और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। चालुक्य था जो कृष्ण और तुंगभद्रा नदियों के बीच में स्थित था, ये बात सही है। चालुक्य की राजधानी कांचीपुरम, ये गलत है। चालुक्य की राजधानी कहाँ थी, तो ये वेंगी थी। कहाँ थी, वेंगी, तो ये बात गलत। पल्लव के कांचीपुरम था। चालुक्य की राजधानी कहाँ थी, ऐहोल और वेंगी थी। ऐहोल, चालुक्य की राजधानी ऐहोल। निम्न में से ऐहोल अभिलेख के संबंध किस शासक से, तो पुलकेशिन द्वितीय से ऐहोल।
ऐहोल अभिलेख प्रशस्ति की रचित कौन है? तो रवि कृति के द्वारा लिखा गया था। ऐहोल अभिलेख प्रशस्ति की रचित कौन किया था? रवि कृति। निम्नलिखित में से दक्षिण राज्य के प्रशासन के संदर्भ में सही कौन? कथन असत्य चुनना। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होती थी और इनकी महत्वपूर्ण राजस्व भूमि कर हुआ करती थी। इसका महत्वपूर्ण राजस्व भूमि कर हुआ करती थी। प्रशासन की प्राथमिक इकाई क्या होती थी? गांव होती थी। ये बात क्या सही है? यहाँ प्रशासनिक पद अनुवांशिक हुआ करते थे। ये भी सही है। दक्षिण राज्य के प्रशासन में एक व्यक्ति एक ही पद पर कार्य करता था। ये गलत बात है। यह स्थानीय प्रशासन के प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। तो ये बात सही है, बहुत बोलबाला रहता है स्थानीय लोग का। ब्राह्मण भूस्वामी को संगठन को क्या कहा जाता है? सभा कहा जाता है। ब्राह्मण भूस्वामियों के संगठन को सभा कहा जाता है। निम्न में से व्यापारियों के संगठन का क्या नाम है? तो नागरम होता है। व्यापारियों के संगठन को क्या कहा गया? नागरम। और भूस्वामियों के संगठन को सभा कहा गया। भूस्वामियों के संगठन का नाम सभा कहा गया और व्यापारियों के संगठन को क्या किया गया? नागरम कहा गया व्यापारियों के संगठन को। प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम का रचनाकार कौन थे? तो कालिदास थे। अभिज्ञान शकुंतलम का रचनाकार कौन थे? कालिदास। निम्नलिखित में से प्रसिद्ध पुस्तक अभिज्ञान शकुंतलम किस कहानी से मिलती है? अभिज्ञान शकुंतलम किस कहानी से मिलती है? तो कोवलन और दुष्यंत। कोवलन और दुष्यंत की कहानी से मिलती है। दुष्यंत और शकुंतला। अभिज्ञान शकुंतला में किसका? दुष्यंत और शकुंतला का कहानी मिलता है। दुष्यंत और शकुंतला का कहानी मिलता है। दुष्यंत और शकुंतला का। ग्रामवासी राजा के लिए क्या लेकर आते थे? तो दही, गुड़, फूल का उपहार। ये सब प्रोपयुक्त में सभी हो जाएंगे। स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो टीला होता है स्तूप का शाब्दिक अर्थ। असत्य कथन को चुनना है तो चुनेंगे। महरौली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। महरौली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा है यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का अद्भुत एक क्या उदाहरण है? तो ये बात सही है। इसका निर्माण 1500 साल पहले हुआ था। कुतुब मीनार का 1500 और इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। ये भी सही है। इनका चंद्र नाम के शासक का जिक्र है जो संभवतः मौर्य वंश से थे। कुतुब मीनार मौर्य वंश से संबंधित नहीं था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 4th गलत है। कुतुब मीनार परिसर खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है और इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर, वजन 3 टन से भी ज़्यादा है और इसका निर्माण 1500 साल पहले हुआ था। इसके बनने की समय की जानकारी हमें खुद के अभिलेख से मिलता है और इसमें चंद्र नामक एक शासक का जिक्र था। किसका? चंद्र नामक एक शासक का जिक्र था। महरौली का लौह स्तंभ किस शहर में स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है महरौली का लौह स्तंभ। महरौली स्तंभ था जो कहाँ से संबंधित था? गुप्त वंश से संबंधित था महरौली स्तंभ। चंद्र नामक एक शासक का जिक्र था जो गुप्त वंश के शासक थे। महरौली स्तंभ जो दिल्ली में। महरौली स्तंभ चंद्र नामक शासक जो संभवतः गुप्त वंश के थे। ठीक है, ये बात याद रखना। महरौली लौह स्तंभ कहाँ है? तो दिल्ली में स्थित है कुतुब मीनार के परिसर में। स्तूप अलग अलग आकार के होते हैं, कभी गोल लंबे तो कभी बड़ा या कभी छोटा हो जाता है। ये से बात क्या है? तो सही है। स्तूप क्या होते हैं? तो अलग अलग आकार के होते हैं, कभी गोल तथा लंबा तो कभी बड़ा कभी छोटा हो जाते हैं। सभी स्तूप एक छोटा सा डिब्बा रखा होता है और इन डिब्बों में बुद्ध के उनके अनुयायी के शरीर का अवशेष होता है या उनके द्वारा उपयोग किए गए कीमती पत्थर के सिक्के होते थे। तो ये भी बात सही है। सभी स्तूप में एक छोटा सा डिब्बा रखा होता था और इन डिब्बों में बुद्ध या और उनके अनुयायी के शरीर का अवशेष या उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले कीमती पत्थर के सिक्के होते थे। ये बात सही है।
स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए वृत्ताकार पथ वेदिका होता था। तो ये गलत है, वृत्ताकार पथ वेदिका नहीं होता था। इस रास्ते को रोलिंग से घेर दिया जाता था जिसे वेदिका कहा जाता है। ये भी क्या है, गलत है। स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करने वाले वृत्ताकार पथ को क्या करता है, तो प्रदक्षिणा पथ कहा जाता था। कौन सा पथ, प्रदक्षिणा पथ कहा जाता था। जो स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए वृत्ताकार पथ को प्रदक्षिणा पथ कहा जाता था। करा कि मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जहाँ मुख्य देवता की छवि रखी गई थी डैश के रूप में जाना जाता है। मुख्य देवता की छवि रखी जा गई थी तो वह क्या कहलाता है, गर्भगृह कहलाता है। क्या, गर्भगृह कहलाता है। जो मंदिर के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जहाँ देवता का छवि यानी मूर्ति रखा जाता है उसे गर्भगृह कहा जाता है। एक सभागार जहाँ लोग इकट्ठा होते हैं उसे क्या कहते हैं, लोग इकट्ठा होते हैं उसे मंडप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मंडप। करा कि निम्न में से एकासम से संदर्भित कौन सा कथन गलत है। एकासम, जिसे मोनोइथ कहा गया, एक विशाल पहाड़ को तराशकर बनाया जाता था एकासम को, तो ये सही है। ईंट से बनी इमारतों के नीचे से ऊपर के क्रम में जोड़ता था, ये भी सही है। ईंट से बनी इमारतों को नीचे से ऊपर के क्रम में जोड़ता था। ईंट से बने मंदिरों से भिन्न होता था, ये गलत बात है। मंदिर को पत्र काटने वाले ऊपर से नीचे क्रम में बनाते थे। मंदिर को पत्र काटने वाले ऊपर से नीचे क्रम बनाते थे, ये सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अजंता के चित्र कितने वर्ष पुराने, तो 1500 वर्ष पुराने। कितना, 1500 वर्ष पुराने अजंता का चित्र गुफा। अजंता गुफा के संदर्भ में गलत कथन को चुनना है। तो गलत कथन, इसका अधिकांश बौद्ध विहार भिक्षुओं के लिए था, ये सही है। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने के कारण अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी में बनाए गए। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने के कारण अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी में बनाए गए, ये भी सही है। इस गुफा का चित्र 1500 साल बाद भी चमकदार था, ये भी सही है। इन महान कृतियों के बनाने के लिए कलाकार मौर्य वंश से संबंधित है। किससे, कलाकार मौर्य वंश से संबंधित है, तो ये भी सही हो जाएगा। तमिल महाकाव्य शिल्पादिक्रम किसकी रचना है, तो शिल्पादिक्रम रचना किसकी, तो इलांगो का। शिल्पादिक्रम किसकी रचना है, तो इलांगो की। शिल्पादिक्रम किसकी रचना है, तो इलांगो की। तमिल महाकाव्य शिल्पादिक्रम किसकी रचना है, तो कोवलन और कनगी का। तमिल महाकाव्य शिल्पादिक्रम में किसकी एक कहानी, तो कोवलन और कनगी का। कोवलन और कनगी का शिल्पादिक्रम में एक कहानी है, कोवलन और कनगी। तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई किसकी रचना है, तो मणिमेखलाई किसकी रचना है, सतनार की रचना है मणिमेखलाई। तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई किसकी रचना है, तो ये सतनार की मणिमेखलाई रचना है। मणिमेखलाई किस कहानी से मिलती है, तो मागवी और मागवी के बेटी से। मणिमेखलाई किस कहानी से मिलती, तो मागवी और मागवी के बेटी से। सॉरी, मागवी ने कोवलन और को मागवी के बेटी से, कोवलन और मागवी के बेटी से मणिमेखलाई। संस्कृत महाकाव्य का नाम बताएं, तो इसका क्या है, तो महाभारत और रामायण। ये क्या है, महाकाव्य, संस्कृत महाकाव्य। महाकाव्य पुराण और महाभारत किसने संकलित किया था, तो व्यास के द्वारा किया गया था। महर्षि व्यास के द्वारा महाकाव्य पुराण और महाभारत को संकलित किया गया था व्यास के द्वारा।
आर्यभट्टयम नामक पुस्तक किसकी रचना किसने किया था? तो आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था आर्यभट्टयम। मिलान करना है तो मिलाएंगे। पहला मेघदूत कालिदास की रचना मेघदूत। चरक संहिता चरक की रचना। मणिमेखलाई किसका है? तो सतनार का है। और मणिमेखलाई किसका है? सतनार का है। शिल्पादिक्रम किसका? इलंगो के। मणिमेखलाई सतनार का, शिल्पादिक्रम इलंगो का। मणिमेखलाई सतनार का, शिल्पादिक्रम इलंगो के द्वारा लिखा गया था। शिल्पादिक्रम इलंगो, मणिमेखलाई सतनार, ये सही है। कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप का मानचित्र फर्स्ट कब बनाया गया था? तो 1154 में। भारतीय उपमहाद्वीप का मानचित्र फर्स्ट बनाया गया 1154 में। और 2 फ्रांसीसी मानचित्रकार 1720 में बनाए, जो दोनों नक्शे एक ही इलाके के मगर उनमें काफ़ी अंतर था। भारतीय उपमहाद्वीप का मानचित्र 1154 में बनाया गया था। किस भूगोलवेत्ता ने 12वीं शताब्दी मानचित्र फर्स्ट बनाया था? तो अल इदरीसी के द्वारा बनाए गए थे। किस भूगोलवेत्ता ने 12वीं शताब्दी में मानचित्र फर्स्ट बनाया था? तो अल इदरीसी के द्वारा। अल इदरीसी अरब भूगोलवेत्ता था अल इदरीसी। मानचित्र फर्स्ट और मानचित्र 2 को कितने वर्ष बाद बनाया गया था? तो 600 बाद, यानी 1720 में बनाया गया था मानचित्र 2 को, और 1100 में बनाया गया था मानचित्र फर्स्ट को। 600 वर्ष बाद बनाया गया था। भारतीय उपमहाद्वीप का मानचित्र कब बनाया गया था? तो 1720 में। भारतीय उपमहाद्वीप का 1720 में बनाया गया था मानचित्र फर्स्ट। कितना? 1150। हम भारतीय उपमहाद्वीप का मानचित्र 1150 नहीं तो 1720 हो जाएगा। ठीक है। कह रहा है कि निम्न में से किस इतिहासकार ने 13वीं सदी में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था? तो मिन्हास उल सिराज के द्वारा। हिंदुस्तान शब्द किसके द्वारा 13वीं सदी में प्रयोग किया गया था? मिन्हास उल सिराज के द्वारा। सही कथन को चुनना है तो सही कथन का चयन करें। तो इसका 16वीं सदी में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया और इस उपमहाद्वीप में भूगोल, पशु पक्षी या निवासियों की संस्कृति का वर्णन किया गया। तो ये बात सही है। 13वीं सदी में फारस इतिहासकार अलबर्नी ने हिंदुस्तान शब्द दिया था। अलबर्नी के द्वारा हिंदुस्तान शब्द नहीं दिया गया था। ठीक है ना। तो इसका सही कथन केवल कौन हो जाएगा? एक हो जाएगा। सोलहवीं सदी में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था और 14वीं सदी में अमीर खुसरो के द्वारा हिंद शब्द का प्रयोग किया गया था। 14वीं सदी में खुसरो के द्वारा और 16वीं सदी में किसको? बाबर के द्वारा किया गया था। मध्यकाल में विदेशी शब्द किन के लिए प्रयुक्त होता है? मध्यकाल में विदेशी शब्द किसी गांव में आने वाले कोई अनजान व्यक्ति जो समाज या संस्कृति का अंग ना हो, समाज या संस्कृति का अंग ना हो, ये क्या कहलाता था? ये विदेशी कहलाता था। पहला आंसर इसका सही है। एक व्यक्ति जो भारतीय ना हो क्या कहलाएगा? विदेशी। व्यक्ति जो भारतीय ना हो, ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो और किसी गांव में आने वाला कोई अनजान व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग ना हो, तो क्या हो जाएगा? तो इसमें दोनों सही हो जाएगा। इसमें दोनों सही। भारतीय ना हो तो ये विदेशी हो गया। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पांडुलिपियों को कहाँ रखा जाता था? तो अभिलेखागार में रखा गया था। पांडुलिपियों को कहाँ रखा जाता था? तो अभिलेखागार में। निम्न में कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य को चुनना। ऐसा स्थान जहाँ पर दस्तावेज और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता था उसे अभिलेखागार कहा जाता है। दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता था उसे क्या कहा जाता है? अभिलेखागार। नस्तलीक लिपियाँ दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है, भी सही है। नस्तलीक लिपियाँ दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। तो एक और दोनों क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। निम्न में से शिवस्त लिपि कैसी लिखी जाती थी? तो शिवस्त लिपि है जो बाएं से दाईं ओर लिखी जाती थी, शिवस्त। नास्तिक लिपि दाएं से बाईं ओर है, शिवस्त बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है।
निम्न में से सबसे ज़्यादा उन्नति कब हुई थी? तो 700 से 1750 के बीच में सबसे अधिक ज़्यादा उन्नति हुई थी। 700 से 1750 के बीच में 700 से 1750 के बीच में नई प्रौद्योगिकी के दर्शन हुए थे। तो सिंचाई में रहट, कताई के चरखे में, युद्ध के अग्नि शास्त्रों में। सिंचाई में रहट, कताई में चरखे, युद्ध में अग्नि शास्त्रों का उपयुक्त में से सभी का विकास हुआ था। करा कि भारतीय में से नई सामाजिक और राजनीतिक समूह के संदर्भ में सत्य कौन है? तो इस मध्यकाल में बड़े पैमाने पर नई प्रौद्योगिकी फसलें जैसे आलू, मक्का, चाय, तंबाकू के साथ साथ नए विचारों भी आए। तो ये बात सही है। मध्यकाल आर्थिक, सामाजिक और संस्कृति का परिवर्तन काल रहा है। तो ये भी क्या है? आर्थिक, सामाजिक और संस्कृति का क्या है? तो मध्यकाल नहीं था, ये प्राचीन काल में था। तो केवल क्या है? तो एक सही है। निम्न में से राजपूत किस वर्ण के होने का दावा करते हैं? तो क्षत्रिय होने का दावा करते हैं राजपुत्र। मध्यकाल में समाज के अंदर एक नए वर्ग का विकास हुआ जो राजपूत। निम्न के कौन से वर्ग इसे शामिल किया गया था? राजपूत को। तो राजपूत को सामंत, सेनापति और सैनिक के रूप में शामिल किया गया था। सामंत, सेनापति और सैनिक के रूप में राजपूत को शामिल किया गया था। किसी भी क्षेत्र में पर्यावरण और वहाँ के रहने वाले लोगों को सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली को डैश कहा जाता है। तो ये पर्यावास कहा जाता है, जहाँ पे पर्यावरण और वहाँ के रहने वाले सामाजिक और आर्थिक जीवन के शैली को पर्यावास कहा जाता है। पर्यावास। गलत कथन को चुनना है, तो गलत कथन को चुनेंगे। मध्यकाल में बढ़ते प्रौद्योगिकी और फैसले के परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर बढ़ा। तो प्रौद्योगिकी और फैसले के परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर बढ़ने लगा। तो ये बात सही है। इस मध्यकाल में लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे। ये भी सही है। अपने सदस्यों के व्यवहार के नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपना नियम बनाती। जातियां क्या करती थी? अपना नियम स्वयं बनाती थी। ये भी बात क्या है? तो सही है। किसी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वाले सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली के कायस्थ कहा जाता था। तो ये गलत है। आर्थिक और जीवन शैली को कायस्थ नहीं किया जाता है, कायस्थ कहा जाता था। ये गलत है। अंतर बढ़ने लगे और जातियों के उपजातियों में बांटे जाने लगे। अपने सदस्यों के व्यवहार नियंत्रण के लिए जातियां स्वयं अपने नियम बनाती थीं। कह रहा है कि सही कथन को चयन करना है। तो संस्कृत भाषा जो विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है, यह एक प्राचीन भाषा है जो सिर्फ ब्राह्मण जानते थे, आम जनता नहीं। ये बात सही है। 18वीं सदी में मुगल वंश के पतन के बाद कई छोटे बड़े क्षेत्रीय राज्य को उभरने लगे। 18वीं सदी में मुगल वंश के पतन के बाद छोटे राज्य क्या हुए? डेवलप होने लगा। निम्न में से असत्य कथन को चुनना है, तो चुनेंगे। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। संस्कृत ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। ये बात सही है। मध्यकाल में धार्मिक बदलाव के कारण नए परिवर्तन जैसे नई देवी देवताओं की पूजा या राजाओं के मंदिर का निर्माण हुए। तो ये भी सही है। मुसलमान में सुन्नी जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। मुसलमानों में सुन्नी जो खलीफाओं को प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। ये भी सही है। ईसाइयों का पवित्र धर्म ग्रंथ कुरान शरीफ है। ईसाइयों का पवित्र धर्म ग्रंथ क्या था? कुरान शरीफ था। ये क्या है? गलत है। कुरान शरीफ नहीं था, कुरान था। ईसाइयों का मुस्लिम का था, ठीक है ना। निम्न में से कौन पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे? तो शिया मानते हैं। पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मता का नेता मानते थे, शिया मानते थे। शिया, सुन्नी, शिया। निम्न में से मुसलमान किसे अपना धर्म ग्रंथ मानते थे? तो कुरान शरीफ को। कुरान शरीफ को मुसलमान अपना धर्म ग्रंथ बताते थे, कुरान शरीफ को। दक्कन के राष्ट्रकूट किसके अधीनस्थ थे? तो कर्नाट चालुक्य के राजाओं के अधीन थे। दक्कन के राष्ट्रकूट थे जो किसके अधीनस्थ था? तो चालुक्य, कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ था।
क्रस सही कथन को चुने, सत्य को चुना। तो 18वीं सदी में राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपना चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया और उसे हराया और हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया था 18वीं सदी में। किसका? चालुक्य के स्वामी की अधीनता से इनकार किया कौन कहता? तो दंती दुर्ग को, और उसे हिराया और हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया था। कौन? दंती दुर्ग ने किया था। तो ये बात सही है। कदम मयूसरमन और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः केरल और महाराष्ट्र में अपने राज्य की सफलतापूर्वक स्थापित किया था। तो ये क्या है? तो ये बात गलत है। तो ये गलत है। एक ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। एलोरा की गुफा 15 भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है, यह कृति किस काल की है? तो राष्ट्रकूट काल की एलोरा है जो जिसमें विष्णु को नरसिंह और पुरुष को सिंह के रूप में दिखाया गया है। यह कृति किस काल से है? तो राष्ट्रकूट काल से संबंधित है। राजाओं के राजा को क्या कहा जाता है? तो महाराजा धीराज। महाराजा धीराज की उपाधि कौन लिया था? तो लिया था चंद्रगुप्त प्रथम और विक्रमादित्य का चंद्रगुप्त द्वितीय। राजाओं के राजा को क्या कहा जाता है? तो महाराजा धीराज। करा कि सही कथन को चुनना। तो चुनेंगे राजाओं के कईयों राजाओं ने महाधिराज, त्रिभुवन चक्रवर्तीन और इसी तरह के भारी भरकम उपाधियां लिए थे। तो ये बात सही है। राज्यों के उत्पादकों के संसाधन इकट्ठा किया जाता था और इनके अवसर अपने उत्पादन का एक हिस्सा त्यागने के लिए बाध्य किया जाता था। ये भी बात सही है। राजस्व वसूली करने के लिए पदाधिकारी की नियुक्ति समानतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी। तो ये भी सही है। प्रभावशाली ये पद अनुवांशिक नहीं हुआ करता था, अनुवांशिक भी रहता था। ठीक है ना। तो 1 2 3 सही है और चौथा क्या गलत है? चोल काल में बेटी शब्द किस लिए प्रयोग किया जाता था? तो कर जो जबरन शर्म के रूप में लिया जाता था। टैक्स जो जबरन किसके शर्म के रूप में लिया जाता था, बेटी शब्द का प्रयोग किया जाता था। टैक्स जो जबरन क्या शर्म के रूप में लिया जाता है उसे बेटी कहा जाता था। कौन से कथन असत्य यानी गलत कथन दिया गया? तो प्रशस्तियों से हमें पता चलता है कि राजा खुद को मिसाल के लिए सूरवीर विजयी योद्धा के रूप में दर्शाना चाहते हैं। सूरवीर विजयी योद्धा के रूप में दर्शाना चाहते हैं। ये बात क्या है? तो ये सही है। प्रशस्तियों से पता चलता है राजा खुद को विशाल के लिए सूरवीर विजय योद्धा के रूप में दर्शाना चाहते थे। ये सही है। राजा लोग प्राय ब्राह्मणों के भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते हैं। ये भी बात सही है। कल्हण ने अपने वृत्तांत में गुजरात पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज किया था। कल्हण ने अपने वृत्तांत में गुजरात पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज किया। ये भी सही है। ये क्या? वृत्तांत में गुजरात पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज किया। कल्हण कश्मीर का था। राजतरंगिणी नामक संस्कृत काव्य की रचना कल्हण ने किया था। तो ये बात सही है। राजतरंगिणी नामक संस्कृत काव्य की रचना कौन किया था? कल्हण। तो ये सही है। और इसमें कौन हो जाएगा? 3 गलत हो जाएगा। तो इस असत्य कथन सी हो जाएगा। कल्हण के रचना द्वारा हम किस क्षेत्र के राजाओं का इतिहास का पता चलता है? तो कश्मीर के राजाओं के। कल्हण के द्वारा कश्मीर के राजाओं का इतिहास का वर्णन मिलता है। राष्ट्रकूट गुर्जर प्रतिहार पाल शासकों के बीच चली लंबी लड़ाई की चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की जाती है जो सदियों तक चली है। इस लड़ाई का क्या कारण था? इसका मुख्य कारण था कन्नौज का नियंत्रण के लिए। त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, कन्नौज के नियंत्रण के लिए हुआ था। निम्नलिखित में से किस शासक ने अपने धार्मिक पूर्वाग्रह से प्रेरित हो उपमहाद्वीप पर 17 बार आक्रमण किया था? तो मोहम्मद गजनी ने किया था। मोहम्मद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। कब से कब तक? 1000 से लेकर 1025 के बीच में किया था। 1000 से लेकर 1025 के बीच में किया था। कर निम्नलिखित में से सही कथन। तो शासकों ने बड़े मंदिर का निर्माण करवा कर अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन का प्रयास किया। इसलिए जब एक दूसरे पर आक्रमण करते तो सीधे मंदिर को निशाना बनाते जो बहुत अधिक संपन्न था। ये बात सही है।
महमूद गजनी ने धार्मिक पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर 7 बार क्या आक्रमण 17 बार आक्रमण किए थे गजनी के द्वारा। चौहान वंश का शासन सिंध और कश्मीर के आसपास क्षेत्र तक शासन करते थे, ये गलत बात है। चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान ने सुल्तान मोहम्मद गौरी नामक से 1192 में हराया था। मोहम्मद गौरी नामक शासक को हराए थे 92 में, तो हार गया था खुद, तो ये भी गलत है। तो 1 और 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। निम्न में से सोमनाथ मंदिर को कौन लूट कर ले गया था, तो मोहम्मद गजनी ने लूट कर ले गया था। चौहानों का प्रमुख शासन कौन था, तो पृथ्वीराज तृतीय था। चौहानों का सबसे प्रमुख शासक था पृथ्वीराज तृतीय। निम्नलिखित में से चोल वंश का कौन सा कथन सत्य है, तो चोल वंश कावेरी डेल्टा के मुट्टीरियार नाम से प्रसिद्ध जो छोटे परिवार की सत्ता थी। कावेरी डेल्टा के मुट्टीरियार नाम से प्रसिद्ध छोटे परिवार से संबंधित है चोल वंश, यही सही है। चोल वंश कांचीपुरम के पाल राजाओं के मातहत थे, तो ये गलत बात है। राजा राज प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता था, ये सही है। राजा राज प्रथम था जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता था। राजा राज प्रथम ने उत्तरी श्रीलंका पर विजित किया, ये भी सही है। उत्तरी श्रीलंका पर राजा राज प्रथम विजित किया था। राजा राज प्रथम सबसे शक्तिशाली चोल शासक थे, ये सही थे। 1, 3, 4 सही है। चोल वंश के कांचीपुरम पाल राजा के महामाथत था, ये गलत है। कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के माथत था। चोल वंश का सत्य कैसा था, तो चोल था जो पल्लव के राजाओं के मातहत था। चोल वंश के किस शासक ने गंगा घाटी श्रीलंका दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर आक्रमण किया था, तो राजेंद्र प्रथम ने। चोल वंश के किस शासक ने गंगा घाटी श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर अटैक किया था, तो राजेंद्र प्रथम था। श्रीलंका दक्षिण पूर्व एशिया और गंगा घाटी में भी अटैक किया था कौन, राजेंद्र प्रथम। गंगई कोंडचुलपुरम क्या है, तो एक प्रकार की ये मंदिर था और उपाधि भी लिया था गंगई कोंडचुलपुरम का। करे कि सही कौन है, तो सही को चुनना। चोल कालीन कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती थी, तो ये क्या है, ये भी सही है। चोल कालीन कांस्य प्रतिमाएं जो संस्कार के सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती थी, ये भी सही। चोल काल में कृषि के विकास कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती, जिससे उपजाऊ मिट्टी क्या हो जाती थी, जम जाती थी। 1 और दोनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से चोल काल के बारे में सत्य कथन चुनना है, तो चोल काल में किसानों की बस्तियों को उर कहा गया जो सिंचित खेती के कारण बहुत असमृद्ध थे। चोल काल में किसानों की बस्तियों को उर कहा गया जो सिंचित खेती के कारण बहुत ही असमृद्ध की गई, तो ये सही है। गांवों के समूह को नाडु कहा जाता था। नाडु न्याय के करने और कर वसूलने के लिए प्रशासकीय कार्य था। नाडु क्या था, न्याय करने और टैक्स वसूलने के लिए था। चोल काल में बस्तियों को क्या कहा गया, उर कहा गया जो सिंचित खेती के कारण बहुत असमृद्ध था, तो 1 और दोनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। निम्न में से गांव के समूह को क्या कहा जाता था, तो उसे नाडु कहा जाता था और सिंचाई हुई भूमि यानी उपजाऊ भूमि के उर कहा जाता था। मिलान करना है तो मिलाएंगे। तो पहला बेलन बगई किसको कहा जाता है, तो ब्राह्मणों के उपहार में दी गई भूमि को बेलन बगई कहा जाता था। ब्रह्मदेव जो गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि होती थी। सॉरी बी के 3 ए के 3 भी, बी के 3 बी के 6 ऐसे होगा, बी के 4 हो जाएगा ना। बेलन बगई जो ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि, ब्रह्मदेव जो गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि होती है। साला भोग क्या था, तो किसी विद्यालय में रख रखाव के लिए था। साला भोग किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि था। पाली चंदन क्या था, जैन संस्थाओं के दान की गई भूमि को पाली चंदन कहा गया। पाली चंदन जो जैन संस्थाओं के दान की गई भूमि। साला भोग जो किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि। ब्रह्मदेव क्या था, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। बेलन बगई जो ब्राह्मणों के उपहार में दी गई भूमि को बेलन बगई कहा गया।
ऑप्शन सी है तो बेलन बगई जो गैर ब्राह्मणों के किसानों की भूमि ब्रह्मदेव ब्राह्मण के उपहार में दी गई भूमि। साला भोग जो किसी विद्यालय के देवदान तिरुकाटनी मंदिर के उपहार में दिए गए। देवदान या तिरुन मटकनी मंदिर के उपहार में दी गई भूमि। क्रय सही कथनों पर विचार करना। व्यापारियों के संग चोल काल के नागरम कहते हैं तथा ये शहर अंदर प्रशासनिक कार्य भी करते थे। तो ये सही, व्यापारियों के संग चोल काल में नागरम करते थे तथा ये शहर के अंदर प्रशासनिक कार्य भी करते थे। चोल काल के स्थानीय स्वशासन की जानकारी उत्तर मेरूर अभिलेख से प्राप्त था। चोल काल के स्थानीय स्वशासन की जानकारी कहाँ से थे? उत्तर मेरूर अभिलेख से। चोल काल के स्थानीय स्वशासन की जानकारी उत्तर मेरूर अभिलेख से प्राप्त थे। एक और दोनों क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से चोल काल में किसानों की बस्तियों को क्या कहा जाता था? तो चोल काल में किसानों की बस्तियों को उर्र कहा जाता था। किसानों की बस्तियों को, गाँव को नाडू कहा जाता था चोल काल में। कह रहा है कि 12वीं सदी में तोमरों और चौहानों के राजकाल में कौन सा शहर वाणिज्य का महत्वपूर्ण केंद्र बना था? तो तोमर एवं चौहान के राजकाल में कौन सा शहर था जो वाणिज्य का महत्वपूर्ण केंद्र बना? दिल्ली था। कौन था? दिल्ली। दिल्ली का ऐसा राजधानी के रूप में परिवर्तन हुआ जिसने उपमहाद्वीप के विशाल क्षेत्रों को नियंत्रित किया और 18वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ शुरू किया था। 13वीं सदी में। कौन सी सदी? 13वीं। दिल्ली का ऐसा राजधानी के रूप में परिवर्तन हुआ जिसने उपमहाद्वीप के विशाल क्षेत्रों को नियंत्रित किया और 18वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना को शुरू किया था। तो 13वीं सदी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना शुरू हुआ था 13वीं सदी में। कथनों पर विचार करें तो तोमर और चौहान राजकाल दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना। तोमर और चौहानों के लिए दिल्ली वाणिज्य का महत्वपूर्ण केंद्र बना। ये क्या है? तो ये बात क्या है? सही है। इस शहर में मौर्य व्यापारी रहते थे। ये गलत। मौर्य व्यापारी कहाँ कुछ करेगा यहाँ दिल्ली में? कह रहा है कि सही गलत कथन को चुनना है तो चुनेंगे। कह रहा है तावरीक लेखक, सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे जो घटनाओं के वर्णन भी करते थे और शासकों के प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। तो ये क्या है? ये क्या था? तो ये सही है। ठीक है। तावरीक लेखक, सचिव, तावरीक के लेखक कौन थे? तावरीक के लेखक, सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारी जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे। ठीक है, ये बात सही है। तावरीक वो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा अरबी में लिखे गए थे। तावरीक वो है जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा अरबी में लिखे थे। ये बात क्या गलत है? ये तावरीक थे जो सलाह भी देते थे। रजिया सुल्तान गद्दी पर कब बैठी थी? तो 1236 ईस्वी में रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठी थी। 1236 ईस्वी में। अब यहाँ पे देखते हैं, मिलान करना है। प्रारंभिक शासक दिल्ली का शासक था जो ऐबक। 1206 से लेकर 1290 के बीच था और 1290 के बीच में गुल खिले खिलजी वंश कितना? 1290 से 1320 के बीच में खिलजी वंश, 1290 से 13 के बीच में तुगलक वंश, 1320 से लेकर 1414 तक, और सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 के बीच में, लोधी वंश 1451 से लेकर 1526 के बीच में। 1451 से लेकर 26 के बीच में सबसे बड़ा खिलजी वंश था। सबसे बड़ा कौन था? तुगलक वंश था, जो सबसे लंबा पीरियड काल था तुगलक वंश का। सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी कौन थी? तो रजिया थी, जो कब में गद्दी पर बैठी थी? 1236 में। 1236। वारंगल किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है वारंगल। करा किन कथनों में से सही चुने? तो मिन्हास उस सिराज के अनुसार ईश्वर ने जो आदर्श समाज की व्यवस्था बनाई है उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए। स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होनी चाहिए। ये बात सही है। मिन्हास उस सिराज के अनुसार रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह इल्तुतमिश की बेटी है।
तो ये भी सही है। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वरंगल क्षेत्र के समय चोल वंश राज था। ये चोल वंश नहीं था, उस टाइम चोल वंश नहीं था, काकतीय वंश का राज था। किसका? काकतीय वंश का राज था। नेक्स्ट है, किसने शिलालेखों पर अपना नाम बदल दिया और दिखावा किया कि वह एक पुरुष है? तो ये रजिया सुल्तान, जो 1236 यानी 1236 ईस्वी में, सॉरी, किसने शिलालेखों पर अपना नाम बदल दिया और दिखावा किया कि वह पुरुष है? रुद्रमा देवी। ये शिलालेखों पर अपना नाम बदल दिया और दिखावा किया कि वह पुरुष है, तो रुद्रमा देवी। कथनों पर विचार करें तो दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदार तथा प्रशासकों और जमींदारों की जगह अपने विशेष गुलामों के सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। तो अधिक पसंद करते थे, तो ये बात क्या है? सही है। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य में समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदार तथा प्रशासकों और जमींदारों की जगह अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करते थे। विशेष गुलाम को सूबेदार नियुक्त करते थे दिल्ली सल्तनत में। ये बात सही है। गुलाम और आश्रित अपने उत्तराधिकारियों के प्रति वफादार रहते थे और मगर अपने मेल और संरक्षकों के प्रति नहीं रहते थे। मेल और संरक्षकों के प्रति नहीं रहता था। ये भी बात सही है। और तीसरा कह रहा कि मध्यकाल इतिहास में योग और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होता था। ये बात गलत है, बेटे से बढ़कर नहीं होता था। सही में बेटे से भी बढ़कर होता था, ये बात सही है। 1 और 3 सही हो जाएगा। जन्म के आधार पर मिलने वाली विशेषाधिकार, उदाहरण के लिए लोग का मानना था कि कुलीन लोगों का शासन करने के लिए अधिकार विरासत में मिलते हैं क्योंकि वे कुछ खास परिवार में पैदा हुए थे। जन्म के आधार पर मिलने वाले विशेषाधिकार है, जो उदाहरण के लिए लोगों का मानना था कि कुलीन लोगों का शासन करने के लिए अधिकार विरासत में मिलते हैं क्योंकि कुछ खास परिवार में पैदा हुए थे। तो ये जन्मसिद्ध अधिकार थे, क्योंकि कुछ खास परिवार में पैदा हुए थे, ये जन्मसिद्ध अधिकार थे। खिलजी और तुगलकों के शासक ने सैन्य कमांडर को अलग अलग आकार के प्रदेशों में राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया और इन भूमियों को डैश कहा जाता है, तो इक्ता कहा जाता है। जो खिलजी और तुगलकों के शासक ने सैन्य कमांडर को अलग अलग आकार के प्रदेशों में राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया, अलग अलग प्रदेशों में राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया और इन भूमियों के डैश कहा जाता है, तो इसे इक्ता कहा जाता था। जो खिलजी और तुगलकों के सैन्य कमांडर को अलग अलग आकार के प्रदेशों में राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया और इन भूमियों को क्या कहा गया? इक्ता प्रणाली कहा गया। इक्ता प्रणाली। निम्न में से किस कर्तव्य में सैन्य अभियानों के नेतृत्व करना और अपने इक्ता कानून और व्यवस्था बनाए रखना है? तो मुक्ति में। किसका कर्तव्य सैन्य अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्ता कानूनों की व्यवस्था बनाए रखना? यह मुक्ति कहलाता है। कह रहा है कि मुक्ति का कर्तव्य सैन्य अभियानों के नेतृत्व करना और उनके इक्ता कानूनों का व्यवस्था बनाए रखना। ये सही है, पहला आंसर सही है। मुक्ति लोगों को काबू रखने का प्रभावी तरीका था, उनका वंश परंश पर चलने, इसमें ये बात गलत है, तो एक सही हो जाएगा। निम्न में से किस शासनकाल में मवेशियों और घरों पर भी टैक्स लगाए गए थे? तो अलाउद्दीन खिलजी ने मवेशियों और घरों पर भी टैक्स लगाया था। अलाउद्दीन खिलजी मवेशियों घरों पर टैक्स लगाया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। कह निम्नलिखित में से किस देश के नागरिक इब्न तुता ने 14वीं शताब्दी में भारत की यात्रा किया था? तो इब्न तुता ने 14वीं शताब्दी में भारत की यात्रा किए थे। ये कहाँ के थे? मोरक्को के। इब्न तुता मोरक्को का था। चंगेज के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत के किस शासन काल में भारत पर आक्रमण किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में। किसके? अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में आरंभ में दिल्ली में मंगोलों का आक्रमण बढ़ गया था। तो ये बात सही है। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मंगोलों का अटैक सबसे अधिक हुआ था। तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के बीच में। चंगेज खान नेतृत्व मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान के ट्रांसआक्सियाना पर हमला भी किया था। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 ईस्वी में उत्तर पूर्वी ईरान के ट्रांसएक्सिनिया पर हमला किया था। एक और दोनों क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से मुगल शासक अकबर ने अपने प्रतिमान के रूप में शासक की प्रशासन व्यवस्था को अपनाया था? तो शेरशाह सूरी की।
मुगल शासक अकबर ने अपने प्रतिमान के रूप में किस शासक की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था? तो शेरसूरी का। 16वीं सदी में उत्तरार्ध में मुगलों ने कौन कौन से क्षेत्र अपना अधिकार जमाया था? तो दिल्ली और आगरा। दिल्ली और आगरा 16वीं सदी में क्षेत्राधिकार को बढ़ाया था, दिल्ली और आगरा। पानीपत की लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, तो ये कहाँ हुआ था? बाबर के बीच में हुआ था। कह रहा है कि सही कथन का चुनना, मुगल दो महान वंशज थे और मुगल माता की ओर से और चीन तंग राजवंश थे। माता की ओर से चीन के तंग राजवंश से पिता ये और ईरान इराक के बढ़ती तुर्की शासक के तैमूर वंशज से थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक और दोनों सही हो जाएगा। माता थे जो किस राज्य से? चीन के तंग राजवंश से थे और पिता था ईरान इराक के वर्तमान तुर्की शासक के तैमूर वंशज से थे। मुगल अपने आप को मंगोल कहलाना पसंद करते थे, तो इसमें से कौन सी चुनना? सही असत्य, ये बात गलत है। मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे। मुगल वंशावली प्रदर्शन चित्र बनवा कर करते थे। प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूरों के साथ अपना चित्र बनाया था। प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूरों के साथ अपना चित्र बनवाया था, ये बात सही। तो 1, 2 और 3 क्या है? सही और गलत केवल एक है। तैमूर ने दिल्ली पर कब आक्रमण किया था? तो तैमूर के द्वारा दिल्ली पर आक्रमण 1398 में किया गया था। बाबर ने काबुल पर कब्जा किया था 1504 में। बाबर ने काबुल पर कब्जा किया था कब? 1504 ईस्वी में। और तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया 1398 में। 1398 में किया था और बाबर ने काबुल पर कब्जा किया 1504 में। कह रहे मुगल शासक ने 1494 में फरगना राज्य के उत्तराधिकार प्राप्त किया था। मुगल शासक बाबर ने, ये बात सही। उसने बाबर का उम्र 15 वर्ष था, वो भी सही है। उसका 15 वर्ष नहीं था। उज़्बेकों के आक्रमण के कारण पैतृक गद्दी छोड़नी पड़े और अनेक वर्षों तक भटकने के बाद 1504 में काबुल पर कब्जा, ये भी गलत है। 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और पंजाब और काबुल पर अपना कब्जा कर लिया था। तो ये 1 और 4 क्या हो जाएगा? सही। 1526 में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया था बाबर ने। कह रहा है कि मुगल ज्योतिष के नियमों में विश्वास करते थे और ज्येष्ठ पुत्र पिता के राज का उत्तराधिकारी होता था। तो ये बात क्या है? ये बात है जो सही है। उत्तराधिकारी शाहयाद मुगल और तैमूर वंश की प्रथा क्यों अपनाते थे? ये गलत है। निम्नलिखित में से किस राजपूत शासकों ने मुगल की सत्ता को स्वीकार करने से काफ़ी समय तक इनकार कर दिया था? तो मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत ने मुगल के सत्ता को स्वीकार करने से काफ़ी समय तक इनकार किया था। मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत। कह रहा है कि सत्यकथन मनसबदार अपने वेतन राजस्व एकत्रित करने वाले भूमि के रूप में पाते थे जिन्हें जागीर कहा जाता था। ये बात क्या है? क्या है? सही है। मनसबदार क्या कहलाते थे? जागीर कहलाते थे। अकबर अपने शासनकाल में जागीरों के सबसे बड़े सावधानी पूर्वक आकलन किया करते थे ताकि इन जागीरों के राजस्व मनसबदारों के वेतन के तकरीबन बराबर हो सके थे। और दोनों कथन और कारण क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। मुगल काल में जागीर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो किसी ग्राम के मुखिया के लिए राजस्व एकत्रित करता था और किसी क्षेत्र के स्थानीय सरदारों के लिए जो राजस्व को इकट्ठा करता, स्थानीय सरदारों के लिए राजस्व इकट्ठा करता था और मुखिया के लिए जो राजस्व एकत्र करता था उसे क्या कहा जाता था? तो जमींदार शब्द का प्रयोग किया गया था मुगल काल में। मुगल काल में जब्त शब्द किस ओर इंगित करता था? तो युद्ध में लूटे हुए सामान को जब्त कहा गया था। सॉरी कहा था। ये राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? जब्त शब्द कहा गया था। जो राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था को क्या जब्त कहा गया था।
निम्नलिखित में किसने अबुल फजल के द्वारा आईने अकबरी लिखा था? कौन लिखा था? तो ये अकबर के प्रशासन का विवरण है, आईने अकबरी। निम्न में से किस प्रकार के समाज को जनजातियां कहा जाता है? जनजातियां किस प्रकार के समाज को जनजातियां जो सामाजिक नियमों कर्मकांडों के न मानने वाले को कहते हैं, असमान वर्गों से विभाजित न होने वाले, नातेदारी के संबंधी से जुड़े हुए उसे जनजातीय कहा जाता है। तो ये भी सिर्फ तीनों के तीनों हो जाएंगे। जनजाति अपना जीविकोपार्जन किस प्रकार करती थी? तो खेती करके, पशुपालन करके, शिकार करके। इनमें से तीनों सही हो जाएगा। अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने चेर लोगों पर हमला कब किया था? चेर लोगों पर मान सिंह ने हमला कब किया था? तो 1591 में किया था। चेर लोगों पर आक्रमण किया था मान सिंह ने 1591 ईस्वी में। मुगल सेनाओं ने किसके समय चेर जनजातियों के अपना अधीनस्थ कर लिया था? तो औरंगजेब के समय में। मुगल सेनाओं ने किसके समय में चेर जनजातियों के अपना अधीनस्थ कर लिया था? तो औरंगजेब के समय में। चेर जनजाति को अपना अधीनस्थ कर लिया था औरंगजेब के टाइम। परिवार या घरों के एक समूह जो पूर्वज की संतान होने का दावा करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कुल कहते हैं। निम्न में से सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खाना बदोश कौन थे? तो बंजारे थे। जो खाना बदोश थे बंजारे। सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खाना बदोश कौन थे? तो बंजारे थे। बंजारों का कराबा क्या कहलाता था? तो इसे टांडा कहते थे। बंजारों के कराबा क्या कहलाता है? टांडा कहलाता है। बाजारों की व्यवस्था किस सुल्तान ने करी थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। बाजारों की व्यवस्था किस सुल्तान ने करी थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजारों की व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी। 17वीं शताब्दी में आरंभ में भारत आने वाले किस अंग्रेज व्यापारी ने बंजारों का वर्णन किया था? तो पीटर मुंडी ने। बंजारों का वर्णन कौन किया था? पीटर मुंडी ने। किन्हें ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दिया गया? तो ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दिया सोनार, बढ़ई, लोहार को। उपयुक्त में से सभी हो जाए। सोनार, बढ़ई, लोहार को ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दी गई। निम्नलिखित में रथकारों के लिए क्या काम तय किया गया? तो रथों को एवं गाड़ियों का निर्माण करना, मंदिरों के द्वारा बनाना, मूर्तियों स्थापित करना, ये उपरोक्त में सभी इसका कार्य था। गोंड लोग कथनों पर विचार करें, सही कथन को चुनना। गोंड लोग गोंडवाना के नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। ये लोग स्थानांतरित कृषि अर्थात जगह बदलकर खेती करते थे। ये भी सही है। गोंड जनजाति छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी। ये सही है। दिल्ली के कमजोर शासन फलस्वरूप कुछ छोटे छोटे गोंड जनजाति ये गलत है। एक क्या गलत है? तो 1, 2, 3 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से संग्राम सिंह की उपाधि किसने धारण किया था? संग्राम सिंह की उपाधि अमन दास ने धारण किया था। संग्राम सिंह का उपाधि। 84 का विभाजन कैसे होता था? तो 12 हत्तों में। 84 का विभाजन कैसे होता था? तो 12 होते में। ठीक है ना। 84 का विभाजन। कि निम्न में से रानी दुर्गावती ने किसके नाम पर शासन कमान संभाली थी? तो रानी दुर्गावती है जो किसके नाम पर शासन संभाली थी? वीर नारायण के नाम पर शासन संभाली थी। रानीवती दुर्गावती इंपॉर्टेंट है। वीर नारायण के नाम पर शासन संभाली थी। निम्न में से किसके नेतृत्व में मुगल सेना ने गढ़ कटंगा पर हमला किया था? तो आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेना ने गढ़ कटंगा पर हमला किया था। किसके नेतृत्व में? आसिफ खान के नेतृत्व में 1565 में किया गया था। करा के कथनों पर विचार करें। अहोम लोग म्यांमार के आकर ब्रह्मपुत्र घाटी में बसे थे। म्यांमार से आकर कहाँ बसे थे अहोम लोग? ब्रह्मपुत्र घाटी में। उन्हें भूइयां लोगों को पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना किया। नहीं, गलत बात है।
1662 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम पर राज पर हमला किया था। ये बात सही है। और 1 2 ये भी सही है, ठीक है ना। भुइयाँ पुरानी राजनीति व्यवस्था का दमन किया था। उन्होंने भुइया लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था को दमन करके नए राज्य की स्थापना किया था। और 16वीं सदी के दौरान चूटियों और कोच हाजों के अपने राज्य में लाया था। 16वीं सदी में चूटियाँ और कोच हाजों को अपने राज्य में लाया था अहोम लोग। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? 1 2 4, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। कराकी किसके नेतृत्व में मुगल सेना ने अहोम राज्य पर हमला किया था? तो मीर जुमला के अहोम राज्य पर हमला किया था मुगल सेना ने मीर जुमला के नेतृत्व में अहोम पर। और गढ़कटंगा पर हमला किया था आसिफ खान के नेतृत्व में। अहोम पर मीर जुमला के नेतृत्व में। रानी दुर्गावती किस नाम से शासन की थी? तो वीर नारायण के नाम से, वीर नारायण। किस जनजाति समूह ने असम के शक्तिशाली राज्य स्थापित किया था? तो ये अहोम ने। किस जनजाति समूह ने असम में शक्तिशाली राज्य स्थापित किया था? अहोम। अहोम राज्य के लिए जिन लोगों का जबरन काम लिया जाता था वे क्या कहलाते थे? तो ये पाइक कहलाते थे। अहोम राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे क्या कहलाते थे? तो पाइक कहलाते थे। जो जबरन काम करते थे, पाइक। अहोम समाज कुलों में विभाजित को क्या कहा जाता है? तो उसे खेल कहा जाता था। अहोम समाज के कुलों में विभाजित को उसे क्या कहा जाता है? खेल कहा जाता था, खेल। यहाँ पे देखते हैं, मिलान करना है। ऑप्शन सी सही चुनना है। तो अहोम लोग चावल की खेती के लिए नए तरीके का भी अमल में लाए थे। नहीं, गलत बात है। अहोम समाज में कुलों में बांटा हुआ जिन्हें खेल कहा गया, ये तो बात सही है। अहोम राज्य ने हिंदू धर्म अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक आस्थाओं को पूरी तरह छोड़ दिया था। अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म के अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक आस्थाओं को छोड़ दिया। बुरंजी नामक इतिहास कृतियों के पहले असमिया भाषा और फिर अहोम भाषा में लिखा गया। तो ये भी क्या? तो सही है। 3 और 4 क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। ये भी सही है। अहोम लोग चावल के मैंने, ये गलत है। राजा के कुलों को बांटा हुआ जिन्हें खेल कहा गया था, ये बात गलत है, ना कि समाज। शिव सिंह के काल में अहोम लोगों का प्रधान धर्म कौन सा बन गया था? तो शिव सिंह के काल में अहोम लोगों का प्रधान धर्म बन गया था हिंदू। शिव सिंह के काल में अहोम लोगों का प्रधान धर्म कौन बन गया था? तो हिंदू बन गया था। शिव सिंह के काल में अहोम लोगों का प्रधान धर्म हिंदू था। भक्ति एवं सूफी आंदोलन का उद्भव किस शताब्दी में हुआ था? तो भक्ति एवं सूफी आंदोलन का उद्भव हुआ था 18वीं शताब्दी में। कब कितना में? 18वीं शताब्दी में। निम्नलिखित में से भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के किस पवित्र ग्रंथ में मिलता है? तो भागवत गीता। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के किस ग्रंथ में मिलता है? तो भागवत गीता में। नैनार एवं अलवार संतों ने भारतीय उपमहाद्वीप में किस जगह धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो यह दक्षिण भारत में। नैनार थे जो शिव के, अलवार थे जो विष्णु के भक्त थे। ये कहाँ धार्मिक आंदोलन के नेतृत्व किए थे? तो दक्षिण भारत में किए थे। करा कि नैनार और अलवार संतों के नीचे दिए कथन में से कौन सा सत्य है? इन संतों के नाम से साहित्य में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों में अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया था। तो ये सही है। चोल पांड्य राजाओं के अनेक धार्मिक स्थलों पर मंदिर बनाए जिन्हें इन संत कवियों ने यात्रा की थी। तो एक और दोनों क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। तेवरम और तिरुवाचकम किन गीतों का संकलन है? तो नैनार संतों का है। तेवरम और तिरुवाचकम किन गीतों का संकलन है? तो नैनार संतों का संकलन किया गया तेवरम और तिरुवाचकम।
अलवार संतों के गीत किसमें संकलित किया गया था? अलवार की संख्या 12 थी। उनके गीत थे दिव्य प्रबंधम। अलवार संतों का गीत क्या था? तो दिव्य प्रबंधम था। इसमें अलवार संतों की संख्या 12 थी, ठीक है। और नैनार की संख्या कितनी थी? 63 थी। नैनार की 63 और तेवरम और तिरुवाचकम इसका क्या था? संगीत था नैनार का। अलवार का दिव्य प्रबंधन और इसकी संख्या 12 था। अलवार की संख्या कितनी थी? 12 और नैनार की 63 थी। भारतीय प्रसिद्ध दार्शनिक शंकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो शंकर का जन्म केरल में हुआ था। शंकर का अद्वैतवाद के समर्थक निम्न में से कौन थे? तो शंकराचार्य थे, जो अद्वैतवाद का संस्थापक थे। निम्नलिखित में से असत्य कथन को चुनना है। तो अलवार संत रामानुजन का जन्म कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था। ये बात सही है। रामानुजन विशिष्ट द्वैत का सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। ये भी सही है। रामानुजन का जन्म तमिलनाडु में हुआ था। ये सही है। इसके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा के प्रति अन्य भक्ति भाव रखना चाहिए। गलत है। इसका सिद्धांत नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो परवर्ती काल में उत्तर भारत में भी विकसित हुआ। 1, 2, 3 सही है। तो ऑप्शन सी इसका गलत हो जाएगा। रामानुजन की जन्म तमिलनाडु में होता है। यह विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत दिए थे रामानुजन ने। बीरशैव आंदोलन की विशेषताओं का वर्णन करना। विशेषताओं को देखना है बीरशैव आंदोलन के। तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा की प्रतिक्रिया के स्वरूप आंदोलन शुरू हुआ था। तमिल भक्ति और मंदिर पूजा के प्रतिक्रिया के स्वरूप आंदोलन यह शुरू हुआ था। ये सही है। ये सभी प्रकार के कर्म कांडों में मूर्ति पूजा का विरोधी थे। तो ये भी सही है। यह आंदोलन सभी व्यक्तियों के समानता के प्रश्न में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध था। ब्राह्मणवादी विचारधारा, तो ये ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध था बीरशैव आंदोलन। यह कर्मकांड और मूर्ति पूजा का विरोधी थे। ये भी सही है। बीरशैव आंदोलन। तो 1, 2, 3 क्या सही है। संत ज्ञानेश्वर, नामदेव एकनाथ और तुकाराम तथा सखुबाई जैसी स्त्रियों ने किस क्षेत्र में भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो संत ज्ञानेश्वर, नामदेव एकनाथ, तुकाराम तथा सखुबाई जैसी स्त्रियों ने किस क्षेत्र में भक्ति आंदोलन किया था? तो ये महाराष्ट्र में किया था। संत ज्ञानेश्वर, नामदेव एकनाथ तथा एवं तुकाराम तथा सखुबाई जैसी स्त्रियों ने किस भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किया? महाराष्ट्र में। गांधी जी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जान रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जान रे किस संत ने लिखा था? तो नरसिंह मेहता ने लिखा था। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जान रे। यह किस संत के द्वारा? नरसिंह मेहता के द्वारा। निम्न में से सूफी जन कहाँ से आकर भारत में बसे थे? तो मध्य एशिया से आकर। सूफी जन कहाँ से बसे थे? तो मध्य एशिया से आकर भारत में बसे थे। कहा है कि निम्नलिखित में से सूफी शब्दावली खानकाहों के तात्पर्य था। सूफी संतों का निवास था खानकाह। सूफी संत चिश्ती सिलसिले, ये निम्न कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं चुनना है। तो भारत में सबसे प्राचीन, संगठित एवं प्रभावशाली सिलसिला था। भारत में चिश्ती परंपरा के प्रथम ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती था। चिश्ती संप्रदाय के प्रथम संत कौन थे? मुइनुद्दीन चिश्ती। चिश्ती सिलसिले की स्थापना इराक में हुआ था। ये गलत बात है। इराक में नहीं हुआ था। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। कराए जलालुद्दीन रूमी का संबंध किससे था? सूफी शायर से था। जलालुद्दीन रूमी का संबंध किससे था? सूफी शायर से था। 16वीं शताब्दी में चैतन्य देव का संबंध था। तो बंगाल से। 16वीं शताब्दी में चैतन्य देव का संबंध किससे था? तो बंगाल से संबंधित था।
16वीं शताब्दी में कृष्ण राधा के प्रति निष्काम भक्ति भाव का उपदेश किसने दिया था? तो चैतन्य ने दिया था। कृष्ण राधा के प्रति निष्काम भक्ति भाव का उपदेश चैतन्य ने दिया था। किसने? चैतन्य के द्वारा। तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई थी? तो अवधी भाषा में रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई थी। कह रहा है कि निम्नलिखित रचनाओं में से सूरदास के द्वारा रचित किया गया था। तो सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, ये सूरदास की रचना है। सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, ये सब सूरदास की रचना है। कह रहा है कि नामघर जो कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने में पद्धति किसने स्थापित किया था? नामधर। नामधर किसने? तो 31 के नामधर। तो नामधर ये किसके द्वारा? शंकर देव के द्वारा किया गया था, स्थापित किया गया था। असम के शंकर देव 15वीं परवर्ती यानी 15वीं शताब्दी के इन्हीं के समकालीन थे। विष्णु भक्ति पर बल दिया और असमिया भाषा की कविताएं नाटक लिखे थे। भक्ति पर बल दिया और असमिया भाषा की कविताओं पर नाटक लिखे। कौन? शंकर देव। कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित की पद्धति चलाई जो आज तक चल रही है, नामदेव के द्वारा, शंकर देव के द्वारा। मीराबाई के संबंध में कथनों पर विचार करें। मीराबाई रविदास जो अस्पृश्य जाति के माने जाते हैं कि अनुयायी थे। मीराबाई रविदास जो अस्पृश्य जाति के अनुयायी थे। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थे। उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किए थे। मीराबाई गीतों के उच्च जातियों के रीति नियमों की खुली चुनौती दी थी। ये भी सही है। तो 1, 2, 3 सही है। और तमिलनाडु और केरल में जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय होती है, गलत है। ऑप्शन 4 गलत है। निम्न गीत गोविंद की रचना किसने की थी? तो जयदेव के द्वारा किया था गीत गोविंद की रचना। करा कि निम्न में से किन पुस्तकों में कबीर का उपदेश संकलित किया गया था? तो कबीर का संकलन किया गया था गुरु ग्रंथ साहिब में किया गया था, पंचवाणी में किया गया था और बीजक में किया गया था। गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवाणी और बीजक में। गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवाणी और बीजक में गुरु ग्रंथ कबीर का उपदेश संकलन किया गया था। करे उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए धर्मशाल की नियुक्ति किसने किया था? तो ये गुरु नानक देव ने। गुरु नानक देव ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए धर्मशाल नियुक्ति किया था। गुरु नानक देव ने किया था। 1539 में गुरु नानक देव की मृत्यु के पश्चात किसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था? तो लहना को। गुरु नानक देव के 1539 में मृत्यु हुई तो उसका उत्तराधिकारी कौन बने थे? लहना बने थे। विचार करें और चयन करें सही असत्य का। तो गुरु अंगद ने गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया और उस संग्रह से अपनी कृतियों से जोड़कर एक नई गुरुमुखी लिपि दी। ये बात सही है। गुरु रामदास के 3 उत्तराधिकारी बने अपने रचनाएं, ये गलत है, ठीक है ना। गुरु ग्रंथ साहिब का रचना किस भाषा में की गई थी? तो किस भाषा में किया गया था? तो ये गुरुमुखी लिपि में। गुरु ग्रंथ साहिब की रचना गुरुमुखी लिपि में किया गया था। इंपॉर्टेंट है, गुरुमुखी लिपि में गुरु ग्रंथ साहिब का रचना किया गया था। सिखों का पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब किन सूफी संतों एवं गुरुओं का बानी को जोड़ा गया था? तो शेख फरीद का गुरु ग्रंथ साहिब में किन सूफी संतों गुरुओं के बानी जोड़े गए थे? शेख फरीद, संत कबीर हो गया, भक्त नामदेव, गुरु तेग बहादुर। नामदेव, गुरु तेग बहादुर, संत कबीर और शेख फरीद का भी संकलन किया गया था गुरु ग्रंथ साहिब में। करा 1606 में मुगल सम्राट जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्यु दंड दिया था? गुरु अर्जुन देव को दिया था, 1606 में दिया था। गुरु नानक ने अपने उपदेशों को सार को व्यक्त करने के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया। वे 3 शब्द कौन कहते हैं? नाम, दान, स्नान। गुरु नानक ने अपने उपदेशों में सार को व्यक्त करने के लिए 3 शब्द दिया था, नाम, दान, स्नान। नाम, दान, स्नान। चेर शासकों ने अपने अभिलेखों में किस लिपि और भाषा का प्रयोग किया था? तो मलयालम भाषा। चेर शासकों ने अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग किया था? तो मलयालम भाषा का प्रयोग किया था।
9वीं शताब्दी में स्थापित महोदयमपुरम चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी भाग का है। जो किस राज्य का हिस्सा है तो महोदयपुरम यह चेर राज्य के प्रायद्वीपीय का दक्षिण भाग है। जो किस राज्य में से किस केरल में स्थित है। कहाँ पे? केरल में महोदयपुरम। मन्नीप्रवालम का शाब्दिक अर्थ क्या है तो इसका शाब्दिक अर्थ सोना और मूंगा। मन्नीप्रवालम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सोना और मूंगा। मन्नीप्रवालम। 14वीं शताब्दी में ग्रंथ है लीला तिलकम जो व्याकरण है और काव्य शास्त्र विषयक डैश शैली में लिखी गई थी तो मन्नीप्रवालम में लिखा गया था। 14वीं शताब्दी का ग्रंथ लीला तिलकम जो व्याकरण का है और काव्य शास्त्र विषयक ये किस शैली में लिखा गया था तो मन्नीप्रवालम। मन्नीप्रवालम मीन्स क्या होता है? सोना और हीरा। सोना और हीरा। मन्नीप्रवालम में संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा के साथ का प्रयोग किया गया था तो ये नहीं, गलत है, ये दोनों के दोनों गलत है। जगन्नाथ शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संसार का मालिक। साला इतना सरल किस्मत है, अपन किस्मत तो सुधार लो नहीं। निम्नलिखित में से गंग वंश के किस शासक ने स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनिधि घोषित किया था तो अनंग भीम तृतीय ने किया था। अनंग भीम तृतीय गंग वंश के शासक थे अनंग भीम तृतीय जो अपना जगन्नाथ के प्रतिनिधि घोषित किया था अनंग भीम तृतीय। राजस्थान के संदर्भ में चरण भाट कौन लोग थे तो ये कहानी काव्य गीत गाने वाले थे। चरण भाट थे जो कहानी काव्य और गीत गाने वाले व्यक्ति को चरण भाट कहा जाता था। कत्थक शब्द किस शब्द से निकला है तो ये कथा से निकला है कत्थक शब्द। कत्थक निम्न में से किस शासक के संरक्षण के लिए एक प्रमुख कला के रूप में उभरा है तो वाजिद अली खां के। कत्थक निम्न में से किस शासक के संरक्षण के लिए प्रमुख कला के रूप में उभरा है तो वाजिद अली खां। वाजिद अली खां। कत्थक। कत्थक नृत्य शैली दो क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि आज के पंजाब, जम्मू कश्मीर, बिहार और मध्य प्रदेश के निकटवर्ती इलाकों में पक्के तौर पर स्थापित है। ये भी सही है। अनेक अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की तरह कत्थक को भी अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने भी पसंद किया तो ये भी सही है। एक और दोनों सही हो जाएगा। कौन सा नृत्य जिसे शास्त्रीय माना गया है तो टोटल कौन सा शास्त्रीय नृत्य टोटल कितना 8 है। कथकली हो गया पहला नंबर कथकली, दूसरा भरतनाट्यम, तीसरा हो गया कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, यक्षगान। ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है। देखो टोटल शास्त्रीय नृत्य समय शास्त्रीय टोटल 5 हो। भरतनाट्यम, कथकली, उड़ीसा, कुचिपुड़ी, मणिपुरी। ये टोटल 5 शास्त्रीय नृत्य हैं। भरतनाट्यम कहाँ पे? केरल में। भरतनाट्यम तमिलनाडु में, कथकली केरल में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, मणिपुरी मणिपुर में। चप्पल है रे तोर वाले जी। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 5। बसौली शैली का विकास किस जगह में हुआ है? बसौली चित्रकला है जो जम्मू कश्मीर में इसका विकास हुआ है। बसौली का चित्रकला। हिमाचल प्रदेश का सबसे लोकप्रिय पुस्तक रसमंजरी किसकी कृति तो भानु दत्त का। रसमंजरी कौन लिखा था? भानु दत्त के द्वारा लिखी गई थी रसमंजरी को। बंगाल भाषा के उद्भव किस भाषा में हुआ था तो संस्कृत भाषा में हुआ था। बंगाल भाषा का उद्भव संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा में 14वीं से 16वीं सदी के बीच बंगाल का शासक किसका शासन रहा था? सुल्तानों का शासन रहा था। 14वीं सदी से 16वीं सदी तक बंगाल में सुल्तानों का शासन रहा। सुल्तानों का शासन।
गैर संस्कृत शब्द को विशाल शब्द भंडार किन भाषाओं का स्रोत से प्राप्त हुआ? गैर संस्कृत शब्दों का विशाल शब्द भंडार किन भाषाओं के स्रोत से प्राप्त हुआ? तो फारसी भाषा, यूरोपीय भाषा और जनजातीय भाषा। गैर संस्कृत शब्दों का विशाल शब्द भंडार किन भाषाओं के स्रोत से प्राप्त हुआ? तो फारसी, यूरोपीय और जनजातीय भाषा, इनमें से सभी हो जाएंगे। बंगाली का प्रारंभिक साहित्य के दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है, एक सांस्कृतिक ऋणी, दूसरा स्वतंत्र। ये सही है। दूसरे श्रेणी में नाथ साहित्य शामिल है, जैसे मौनमती, गोपीचंद की गीत, धर्म ठाकुर, पूजा से संबंधित कहानियाँ, परिकथाएं, लोक कथाएं, गाथा गीत। तो एक और दोनों क्या हो जाएंगे? सही। मंगल काव्य किस क्षेत्र से संबंधित साहित्य कृति है? तो मंगल काव्य है जो बंगाल क्षेत्र से साहित्य से संबंधित है, बंगाल क्षेत्र से संबंधित है मंगल काव्य। निम्न में से पीर श्रेणी के कौन कौन से लोग शामिल थे? तो हिंदू देवी देवता पीर श्रेणी में, बौद्ध देवी देवता और जीव आत्माएं, ये उपयुक्त में से सभी थे। पीर श्रेणी में हिंदू देवी देवता, बौद्ध देवी देवता, जीव आत्माएं संबंधित थे पीर श्रेणी में। कला निम्नलिखित में से दोचाला और चौचाला स्थापत्य कला शैली का संबंध किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोचाला और चौचाला ये किस स्थापत्य कला से संबंधित है? तो ये बंगाल से। किससे? बंगाल से। मंदिरों के बाहरी दीवारें किन से सजी होती थी? तो सजावटी टाइलों से, चित्रकारियों से और मिट्टी के पत्तियों से। मंदिरों के बाहरी दीवारें किन से सजी थी? तो सजावटी टाइलों से, चित्रकारियों से, मिट्टी के पत्तियों से। उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। निम्न में से किस संस्कृत ग्रंथ में बंगाल के स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्म के मछली खाने की अनुमति प्राप्त थी? तो खास किस्म की मछली खाने की अनुमति प्राप्त थी बंगाल के स्थानीय ब्राह्मणों को। तो ये थे बृहदारण्य पुराण में। कौन से? बृहदारण्य पुराण में ब्राह्मणों के एक खास प्रकार की मछली खाने की अनुमति प्राप्त है बृहदारण्य पुराण में। नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? 1739 ईस्वी में। नादिर शाह के आक्रमण के बाद किस शासक ने उत्तर भारत पर 5 बार आक्रमण किया था? तो अहमद शाह अब्दाली ने। नादिर शाह के आक्रमण के बाद उत्तर भारत पर 5 बार अटैक किया था। कौन? अहमद शाह अब्दाली। इम्पोर्टेंट है। मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद 3 प्रमुख राज्य का उदय हुआ, तो कौन कौन था और कौन से राज्य नहीं है? तो इसमें मराठा नहीं है, बाकी अवध में हुआ था, हैदराबाद में निजाम किया था, बंगाल में था क्यों हुआ था, तो मराठा में नहीं होता है। निम्नलिखित में से जोधपुर के राजा अजीत सिंह के कहाँ की सूबेदारी दिया गया था? तो जोधपुर के राजा अजीत सिंह को कहाँ की सूबेदारी मिल गई थी? तो गुजरात का। कहाँ का? गुजरात का। करें कि मुगल व्यवस्था के विशेष रूप से अंबर और जोधपुर के राजघराने विशेषता के लिए एक सेवारत रहे थे। तो ये सही है। जोधपुर के राजा सवाई जय सिंह ने मुगल दरबार गुटिये राजनीति में अपने पैर फंसा दिए थे, ये गलत हुआ था। निम्न में से जोधपुर के राजघराने के किसे जीतकर अपने राज्य में मिलाया था? जोधपुर के राजघराने ने किसे जीतकर अपने राज्य में मिलाया था? तो नागौर को जीता था। जोधपुर के राजा ने जीता था नागौर। निम्नलिखित में से कौन सा एक मात्र राजपूत राज्य जिसने मुगल सत्ता की चुनौती दिया था? तो मेवाड़ था जो मुगल की सत्ता की चुनौती दिया था।